हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश सिविल जज प्री का जो एग्जाम हुआ था 2002 में, उसका पार्ट 1। जो ये हमारी वीडियोस होंगी, इसमें ये पूरी सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश सिविल जज के जो भी अभी तक एग्जाम हुए हैं 2002 से स्टार्ट करेंगे और 2018-19 तक जो भी एग्जाम हुए हैं वो सभी हम डिस्कस करेंगे, है ना। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी एग्जाम में। अगर आप जाके बैठ रहे हैं तो उससे पहले अगर हम पहले के पेपर देख लें, उन्हें सॉल्व कर लें, है ना, तो हमें एक आइडिया लग जाता है। तो इसके लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है और हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से है कि पागल खाने का एक रोगी जो कि अंतरालों में स्वस्थचित हो जाता है, वो क्या कर सकता है? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? कि मतलब क्या है कि एक पागल है ना, वो कभी कभी ठीक हो जाता है और कभी कभी क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। तो क्या वो उस टाइम पे जब वो ठीक है तो क्या वो कांटेक्ट कर सकता है? तो हाँ, बिल्कुल, हम सभी ने पढ़ा है कि कब कर सकता है, कि उन अंतरालों में जब वह स्वस्थचित हो जाता है तो वह संविदा कर सकेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी। नेक्स्ट है कि वचन के एसेंशियल कितने होते हैं? जो प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस के कितने एसेंशियल होते हैं? तो वो होते हैं भाई 2। आंसर ए। नेक्स्ट है कि प्रस्तावना मतलब कि प्रपोजल, अगर प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो प्रपोजल एक्सेप्ट करने पर क्या हो जाता है? तो प्रपोजल एक्सेप्ट करने पर वो वचन बन जाता है। क्या हो जाता है? वचन हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है कि प्रतिफल के बिना की गई संविदा विदाउट कंसिडरेशन। देखिए, इंग्लिश में अगर समझ, हिंदी में समझ नहीं आएगा तो इंग्लिश में भी मैं रिपीट करूंगी इन चीजों को, है ना, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो कह रहा है कि विदाउट कंसिडरेशन के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन क्या होता है? वॉइड होता है। लेकिन सेक्शन 25 में इसके कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा 3 एक्सेप्शन दिए गए हैं। ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट है कि ख के लिए एक रंग चित्र बनाने का वचन क्या देता है ना। तो क्या होगा कि जब बी के लिए एक पिक्चर बनानी है कोई, है ना, उसको बनाने का प्रॉमिस कौन कर रहा है? ए कर रहा है। तो जो कलाकार है, तो वो कलाकार ही तो उस काम को पूरा करेगा ना, है ना, कोई और उसका कर्तव्य नहीं निभा सकता। तो कह रहा है कि कै को इस वचन का पालन क्या करना होगा? कौन करेगा? उसे स्वयं करना होगा, वो खुद ही करेगा। ठीक है, उसके अलावा कोई अन्य नहीं करेगा। नेक्स्ट है कि ऐसा हर करार जो अप्राप्तव्य से मतलब माइनर से भिन्न किसी व्यक्ति के विवाह के अवरोधार्थ हो, मतलब क्या कर रहा है कि रोक लगा रहा है किसी की शादी पर, किससे? माइनर से अलग कोई पर्सन है ना। तो क्या होगा? ऐसी अगर कोई रोक लगाई जा रही है तो वो क्या होगी? वो शून्य होगी। क्या होगी? शून्य होगी। हमारा आंसर होगा सी। 26, 27, 28, 29, 30 में क्या बताया गया है कि कब कौन से करार और संविदाएं शून्य मानी जाती हैं। क्लियर? नेक्स्ट है कि ऐसी कोई अनुकल्पी वचन की दशा में जिसकी की एक शाखा वेद है ना, एक शाखा क्या है? वैलिड है, और दूसरी क्या है? इलीगल है, और दूसरी इलीगल है। क्लियर है? तो वहां पर क्या होगा? ऐसी दशा में केवल जो वेद शाखा होगी, केवल उसी का प्रवर्तन कराया जा सकता है, लेकिन वो भी तब जबकि वो दूसरी जो इलीगल हमारे कॉन्टैक्ट है उससे उसे अलग किया जा सकता है। क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा सी। कहां पर बताया गया है? सेक्शन में आपको बताना है, सॉरी कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट देखिएगा कि कै एक संगीत समारोह में 1000 रुपए पर जो अग्रिम दिए जाते हैं, मतलब कैसे पहले से ही दे दिए गए 1000 रुपए, है ना, ख के लिए गाने की संविदा करती है। बी के लिए गाने की, ए बी और ए के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, है ना, कि वो उनके लिए गाना गाएगी। कै इतनी बीमार है, ए जो है वो अब फिलहाल में इतनी बीमार है कि वो अभी फिलहाल गा नहीं सकती, गाना नहीं गा सकती। तो ऐसी दशा में उसे क्या करना होगा? उसे ए को उन लाभों की हानि के लिए प्रतिकर देने के लिए तो आबद्ध नहीं है, लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि भाई उसने जानबूझकर नहीं किया है ना। जो ख को होते यदि कै गा सकती, लेकिन उसने जो उससे क्या लिया है? पहले से ही पैसे ले लिए हैं, 1000 रुपए ले लिए हैं पहले से ही, उन्हें लौटाने होंगे।
क्लियर है, आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट है कि कै एक गौ की देखभाल के लिए कै की अभिरक्षा में छोड़ता है, गै को एक बछड़ा पैदा होता है, कै तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में क्या होगा, जो बी है, बी को वो गाय और बछड़ा दोनों किसको, बी क्या करेगा, बी की लायबिलिटी है कि वो गाय और गाय के साथ में जो बछड़ा है उसे वापस करने के लिए लायबल है। नेक्स्ट है कि सामान्यतः विक्रय होने वाली खोई हुई चीज को पड़ी पाने वाला बेच सकेगा, जबकि पाई गई चीज के बारे में पड़ी पाने वाले के विधिपूर्ण प्रभार उसके मूल्य के कितने हो, 2/3 तक हो। ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट है उपअभिकर्ता के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो क्या है कि उसे अभिकरण के कारोबार में मूल अभिकर्ता द्वारा नियोजित किया जाता है। किसकी बात कर रहा है, ये सब एजेंट की बात कर रहा है ना। कह रहा है कि सब एजेंट के बारे में कौन सी बात सच है, तो कौन सी सच है कि जो भाई सब एजेंट होता है उसे कौन अपॉइंट करता है, उसे एजेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट है कि कै को कै ये अधिकार देता है, ये अथॉरिटी देता है कि कै की भूमि बेच दे और उसे विक्रय के आगमों में से उन ऋणों का संदाय कर ले जो कि उसे कै द्वारा शोध्य है, किसी अभिव्यक्त संविदा के अभाव में क्या होगा। क्या कह रहा है कि कै को मतलब बी को ए ये अथॉरिटी दे देता है कि वो क्या करे भाई, जो मेरी भूमि है, ए की जो प्रॉपर्टी है उसे बेच दे। ठीक है, और उसे बेचने के बाद में जो भी इनकम हो, तो जो उधार उसने लिया हुआ है, किसने, ए ने जो उधार लिया हुआ है बी से, तो जितना भी पैसा मिले उन्हें उसमें से काट ले। क्लियर है, तो कह रहा है कि किसी एक्सप्रेस्ड अगर कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो उसके अभाव में क्या होगा, तो उसके अभाव में क्या होगा भाई, उसके अभाव में ये होगा कि क्या इस प्राधिकार का प्रतिषेध नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, ए अब जो उसने क्या किया है, जो अथॉरिटी दी है, इसको अब रिवोक नहीं कर सकता, और ना ही कै की मृत्यु या और ना ही जब कै मर जाता है या वो पागल हो जाता है तो इस प्राधिकार से इस अथॉरिटी का प्रवसान हो जाता है कि ना कि वो खत्म हो जाएगी, ना वो रिवोक हो जाएगी। क्लियर है। अब देखिएगा ये जो कुछ क्वेश्चन है ये एमपी लैंड रिवेन्यू एक्ट 1959 के हैं। इसमें कुछ क्या हुआ है कि 2018 और 19 में भी 2 बार अमेंडमेंट हो चुका है, बहुत बड़ा। क्लियर है, तो इसमें कुछ वही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि फिलहाल में है। ठीक है, पूरे कंप्लीट क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कह रहे कि एग्रीकल्चर के अंतर्गत नहीं है। सबसे पहले कृषि की परिभाषा कहाँ दी गई है, सेक्शन 2 ऑफ एमपी लैंड रिवेन्यू कोड 1959 में दी गई है कृषि की परिभाषा। तो कह रहा है कि कृषि एग्रीकल्चर के अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो एग्रीकल्चर के अंतर्गत भाई बड़े झाड़ों का जंगल नहीं आता। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट नहीं आते हैं, जो कि गवर्नमेंट ने रिजर्व कर लिए हैं फॉरेस्ट नहीं आते हैं। क्या क्या आते हैं ये भी देख लेते हैं। तो उद्यान की कृषि आती है, फल उद्यान लगाना तथा उनका संरक्षण करना आता है, चारे चराई या छप्पर छाने की घास के लिए भूमि का आरक्षित किया जाना आता है, ये सभी आते हैं, लेकिन बड़े झाड़ों का जंगल या रिजर्व फॉरेस्ट नहीं आते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है कि स्वयं खेती करना से अभिप्रेत नहीं है। अब यहाँ पर जो एमपी लैंड रिवेन्यू एक्ट है वहां पर एक क्वेश्चन आता है बार बार कि स्वयं खेती करना, कि खुद से खेती करने के अंतर्गत क्या आता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्वयं खेती करने के अंतर्गत क्या क्या आता है। इसने पूछा है क्या नहीं है, तो हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि क्या है ना, तभी तो हमें पता चलेगा कि क्या नहीं है। तो स्वयं खेती करने के अंतर्गत अपने कुटुंब के किसी सदस्य के श्रम द्वारा खेती करना है ना, या अपने व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के द्वारा, मतलब उसने क्या देख रेख में अपने सुपरविजन में क्या करा रहा है, अपने श्रमिकों से नौकरों के द्वारा खेती करा रहा है, तो ये भी स्वयं खेती करने के अंतर्गत आएंगे। फिर कह रहे कि अपने कुटुंब के किसी सदस्य के व्यक्तिगत सुपरविजन के अधीन भाड़े के श्रमिकों द्वारा अपने स्वयं के लिए खेती करना, ये भी स्वयं खेती करने के अंतर्गत आता है। लेकिन क्या नहीं आता कि ऐसी मजदूरी पर जो कि फसल के अंश के रूप में दे हैं रखे गए सेवकों द्वारा खेती करना इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि एमपी लैंड रिवेन्यू के अंतर्गत निरीक्षक, भूमापक और पटवारी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अधीन उनके कर्तव्यों से संबंधित कार्य करने के निमित्त किसी भवन या किसी निवास गृह से संलग्न किसी घेरा लगे हुए प्रांगण उद्यान में
किसकी सम्मति के बिना कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। तो किसकी? भाई जो भी उसका अधिभोगी होगा, जो उसका यूज कर रहा है, तो उसकी जब तक कंसेंट ना मिल जाए तो कोई भी क्या नहीं कर सकता, उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है कि कौन सा राजस्व अधिकारी किसी मामले को अपनी फाइल से अपने अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी को जांच तथा रिपोर्ट के लिए नहीं सौंप सकेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछ लिया जाता है। तो कौन नहीं कर सकता? नायब तहसीलदार। नेक्स्ट है कि वह पक्षकार जिसके विरुद्ध उसके अनुपस्थिति में एक राजस्व अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है, आदेश के दिनांक से और अगर समन की तामील सम्यक रूप से ना की गई हो तो आदेश की जानकारी में आने की दिनांक से के भीतर उसे अपास्त कराने के लिए आवेदन कर सकता है। तो कितने दिनों के लिए? 30 डेज में सेट असाइड के लिए आवेदन किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि राजस्व पदाधिकारी, जो राजस्व के जो ऑफिसर्स हैं, लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, वो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अधीन चलने वाली किसी मामले या कार्रवाई में हुए व्यय को उस सीमा तक दिला सकेगा। किस सीमा तक? जितना कि उन्हें सही लगता है भाई, उस सीमा तक वो दिला देंगे। क्लियर है? सॉरी। नेक्स्ट है कि खेती की लागत का प्राकलन करने में निम्नलिखित में से किस पर विचार नहीं किया जाता? तो भूमि की बाजार मूल्य क्या है, इस पर विचार नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है कि कोई भी व्यक्ति जो भूमि में किसी अधिकार का हित विधिपूर्वक अर्जित करता है, अपने द्वारा ऐसे अधिकार अर्जित किए जाने की रिपोर्ट मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 109 के अंतर्गत किसको भेजता है? तो वो भेजता है भाई पटवारी को। ठीक है, वो पटवारी को इन्फॉर्म करेगा कि मैंने किसी प्रॉपर्टी में कोई हित अर्जित कर लिया है। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहे कि ग्रामों सर्वेक्षक संख्यांकों तथा भूखंड संख्यांकों की सीमाओं के बारे में समस्त विवाद जहां की ऐसी सीमाएं मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 124 के उपबंधों के अधीन नियत कर दी गई हो, विनिश्चित किए जाएंगे। देखिएगा, ये जो क्वेश्चन था कि सेक्शन 109 में जब वो कोई हित अर्जित करता है तो वो किसको रिपोर्ट देगा? यहाँ पर अमेंडमेंट हो गया है। कब से? 2018 में इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया है और 2020 में भी इसमें अमेंडमेंट हुआ है ना। तो यहाँ पर अब क्या हुआ है कि पहले क्या था कि मौखिक रूप से या लिखित रूप में किसको रिपोर्ट देगा? पटवारी को रिपोर्ट देगा, है ना। लेकिन अब क्या कर दिया, इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसमें कुछ चीजें इंसर्ट कर दी गई। यहाँ पर अब एक बात बता दी गई है कि जो रिपोर्ट देगा, है ना, कोई हित अर्जित करेगा तो वो रिपोर्ट देगा और रिपोर्ट एक विहित प्रारूप में होगी, है ना, उसका एक प्रारूप बता दिया। फिर उसके बाद में साथ में ये बता दिया कि भाई जो नगरेतर क्षेत्र होंगे, नगरेतर क्षेत्र मतलब जो नगर से इतर, कि जो नगरेतर क्षेत्र है, नगरेतर अगर नगरेतर क्षेत्र में मतलब अर्बन एरिया से अलग किसी एरिया में अगर किसी व्यक्ति ने मतलब विलेज एरिया में अगर किसी व्यक्ति ने भूमि में कोई हित अर्जित किया है ना, तो भूमि की दशा में किसको? पटवारी को या फिर इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या तहसीलदार को क्या देगा? रिपोर्ट देगा। ठीक है, क्लियर है? ध्यान रखना है किसको, या तो पटवारी को या फिर राज्य सरकार ने कोई और व्यक्ति निमित्त किया है इसके लिए, ऑथराइज कर दिया है, या फिर तहसीलदार को देगा। क्लियर? उसी के साथ में एक और बता दिया गया कि अगर नगरीय क्षेत्र है, अगर अर्बन एरिया है, तो अर्बन एरियाज में अगर अर्बन एरिया में किसी स्थित भूमि की दशा में अगर कोई हित अर्जित करता है तो वहां पर किसको देगा? नगर सर्वेक्षक को देगा। ठीक है, किसको देगा? इंग्लिश में भी यही लिखा हुआ है, ध्यान रखना कि आपको प्रॉब्लम हो कि भाई समझ नहीं आ रहा है, तो इंग्लिश में भी यही वर्ड लिखा हुआ है नगर सर्वेक्षक, और हिंदी में भी यही वर्ड लिखा हुआ है कि नगर सर्वेक्षक को देगा। या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई और व्यक्ति ऑथराइज्ड किया हो तो उस व्यक्ति को देगा, या किसी व्यक्ति या किसी तहसीलदार को देगा। ठीक है, ध्यान रखना है, अमेंडमेंट हुआ है, काफी बड़ा अमेंडमेंट है। नेक्स्ट है, क्या कह रहा है कि सेक्शन 124 की बात कर रहा है कि ग्रामों सर्वेक्षक संख्यांकों तथा भूखंडों, है ना, वे विवादों संख्याकों की सीमाओं के बारे में समस्त विवाद जहां की ऐसी सीमाएं मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 124 के उपबंधों के अधीन नियत कर दी गई हो, वो किसके द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर भाई किसके द्वारा किए जाएंगे? तहसीलदार के द्वारा ही किए जाएंगे। क्लियर है? सेक्शन 124 में कोई बात होगी और विनिश्चित कहां पर किए जाते हैं विवाद? सेक्शन 125 में किए जाते हैं।
नेक्स्ट देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 124 के अधीन सीमाएं नियत कर दिए जाने के बाद किसी भूमि का सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को जहां पर संक्षेपतः बेदखल कर दिया गया हो वहां उस भूमि पर अपना हक स्थापित करने के लिए ऐसी बेदखली की तारीख से कितने दिनों में वाद लाना होगा, इसके बारे में बात करता है। तो भाई देखिएगा, ये जो था ये सेक्शन 126 में इसकी समय सीमा दी गई थी कि 1 साल में करना होगा, है ना। लेकिन अब क्या क्या है, जो इसका सेक्शन 126 था, है ना, उसके सबसेक्शन 2 और 3 में ये बात कही गई थी। क्लियर है कि 1 साल के अंदर क्या करेंगे, 1 साल के अंदर भाई उसे बेदखली की तारीख से 1 साल के अंदर उसे केस लेके आना होगा। ठीक है, क्लियर है। लेकिन अब क्या किया इन्होंने, सबसेक्शन 2 को रिपील कर दिया, ठीक है, निरसित कर दिया है। तो अब यहाँ पर कोई समय सीमा इंक्लूड नहीं की गई है सेक्शन 126 में, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है कि मौरूसी कृषक को उसके खाते में का कृषक अधिकार उसके खाते द्वारा समाप्त किया जा सकता है। तो मौरूसी कृषक की बात कहां पर की गई है, तो ये की गई है भाई सेक्शन 185 से, है ना। कहां पर डिफाइन किया गया, सेक्शन 185 में किया गया। तो क्या कह रहा है कि मौरूसी कृषक को 185 में बात कर दी मौरूसी कृषक की, है ना। तो कह रहा है कि मौरूसी कृषक जो है उसके खाते में से का कृषक का अधिकार जो उसे मौरूसी कृषक को दिया गया है, तो किसके आदेश के द्वारा समाप्त किया जा सकता है, किसके आदेश पर भूमि वापस ली जा सकती है ना। तो किसको आवेदन किया जाएगा, वो आवेदन किया जाएगा सेक्शन 191 में बताया गया है कि मौरूसी कृषक को भूमि का वापस दिलाया जाना, है ना। तो कौन करता है भाई, ये करता है उपखंड अधिकारी। कौन करता है, उपखंड अधिकारी करता है। आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट है कि किसी भूमिहीन व्यक्ति को ग्रामीण आवास योजना के अधीन गृह स्थल का आवंटन इस शर्त के अधीन किया जाएगा कि आवंटन की तारीख से की कालावधि के भीतर ऐसी भूमि पर गृह का निर्माण करेगा। तो ये टाइमिंग क्या है, ये टाइमिंग भी एक बार देखनी होगी। तो टाइमिंग इसमें 5 ईयर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया है क्योंकि ये एमपी लैंड रिवेन्यू एक्ट में थोड़ा अमेंडमेंट हुआ है और कुछ हार्ड भी है ना, इजीली समझ नहीं आता है। थैंक यू सो मच।